हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के इस सेशन के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा वन शॉट में कवर करेंगे। इसके सारे कंसेप्ट, सभी एक्सरसाइजेस, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे वन शॉट में हम रिवाइज करने वाले हैं। तो शुरू करें अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की बात करी जाए तो इसमें टोटल कितने टॉपिक्स हैं? 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी एक्सरसाइज 4.1, देन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है एक्सरसाइज 4.2, देन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सरसाइज 4.3, देन नेचर ऑफ रूट्स एक्सरसाइज 4.4। इन सभी एक्सरसाइज को एक एक करके हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। बात करें सबसे पहले कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कि सर कोई भी इक्वेशन अगर आप हमारे सामने लिखो, फॉर एग्जांपल के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज मैं कोई एक इक्वेशन लिखूं यहाँ पे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 दिख रही है। तो जब 2 है तो उस केस में आप कहोगे ये इक्वेशन क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन आप किसे कहते हो? आपको इक्वेशन की डेफिनेशन पता है? बता देता हूं कि इक्वेशन हम उन्हें कहते हैं सर जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू का साइन होने से उसमें एक पार्ट होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड LHS और एक पार्ट होता है उसका राइट हैंड साइड RHS वाला पार्ट। तो जब हमारे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ हो जिसमें इक्वल टू का साइन हो, यानी कि एक LHS पार्ट हो, एक RHS पार्ट हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और अगर उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, तो उस इक्वेशन को फिर हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बोलें तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जहां a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? कि सर ये लिखा हुआ होता है जनरली बुक्स के अंदर कि a इज नेवर बी इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? अगर आप देखो कि सपोज सर यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता आप मुझे a b और c बताओ, तो a क्या है? आप बोलते सर a है x² का कोएफिशिएंट, b है x का कोएफिशिएंट और c है कांस्टेंट। तो यहां से इस इक्वेशन से आप कहते हैं कि सर a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? सर साइन के साथ लेंगे माइनस का 2, एंड c की वैल्यू कितनी है? प्लस का 4। अगर सपोज a की वैल्यू क्या होती? 0 होती, a की वैल्यू क्या हो जाती? 0, तो आप इस इक्वेशन के अंदर a की जगह क्या लिखते? सर यानी कि x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाता? 0 माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। करेक्ट। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि सर यहां पे a की वैल्यू जहां आपने 1 लिखी थी उसकी जगह अगर मैं लेट कर लेता कि सर a की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू अगर 0 होती तो ये इक्वेशन क्या इस तरह से लिखी जाती? बिल्कुल। अगर ये ऐसे लिखी जाती तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट क्या देता है? सर 0 ही देता है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करके ये टर्म तो 0 हो गई। तो यहां लिखा सर माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्या अब ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही? क्या अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? ओनली 1। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसे इक्वेशन तो बोलूंगा, इक्वेशन तो कहूंगा। सर ये इक्वल टू का साइन है, LHS पार्ट है, RHS पार्ट है, बट यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। तो जब इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो फिर उसे मैं क्वाड्रेटिक नहीं कहता। हम उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है? सर 2 होती है। डिग्री 2, डिग्री क्या हो? 2 हो। डिग्री 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये भी चीज क्लियर हो गई कि यहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी x² का कोएफिशिएंट नेवर बी इक्वल टू 0। a b और c हो क्या सकते हैं? कि सर a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब रियल नंबर का मतलब कि सर ये √2, √3, 1/2, -1/2 कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोई भी रियल नंबर जिनको आप रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये a b c क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं।
तो सबसे पहले हमने ये समझा कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज। अब चलिए हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्या ये फॉलोइंग इक्वेशंस जो गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले देखते ही कभी भी आंसर मत दो, आप सबसे पहले उसको जरा सॉल्व करो। आपको लग रहा है यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकती है, तो आप उस आइडेंटिटी को पहले अप्लाई करो, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, तब हम डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लूं, कि सर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम लें तो ये कहता है कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में x-3, करेक्ट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, प्लस का 2ab यानी कि 2x, प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 6, करेक्ट। अगर हम क्या कहते हैं सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी ना, क्या पढ़ा था कि सर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, यही हमने कहा था। तो इक्वल टू में क्या है सर, 0 है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इक्वल टू में 0 रखते हैं तो RHS वाला पार्ट जो भी वैल्यूज है सबको आप LHS के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। तो कर देते हैं सर, ये देखो x स्क्वायर, ये प्लस का 2x, ये 2x प्लस का 1, और ये 2x इधर आके माइनस का 2x, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखो जरा, जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल, कि सर प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, ये दोनों ऐड हो सकते हैं दोनों नंबर्स। तो आपने रिजल्टेंट लिख दिया यहां से कि सर ये x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कि सर यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो सकती थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट्स ये मल्टीप्लाई हो सकते थे। तो हमने पहले इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया, LHS RHS पार्ट को सॉल्व किया, फिर देखा जो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आया वो ये था। अब चेक करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक है। क्या बोलोगे? यस सर, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वेरिएबल इज x एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 2 है। तो इस इक्वेशन की हम कहेंगे सर डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। सो दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल है सर, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या इसी तरह से आप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो? देखो अब की बार सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आपको गिवन है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। सॉल्व करें इसको कि सर सबसे पहले ये तो LHS वाले पार्ट में तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। RHS वाले पार्ट में देखो -2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस का 2x, क्या लिखोगे, प्लस का 2x, प्लस का 2x। अब क्या करेंगे सर सबको एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस 2x प्लस का 2x इधर आके ये माइनस का 2x प्लस का 6 इधर जाके प्लस माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली सर बिल्कुल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2। यस सर डेफिनेटली दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हुआ सॉल्व। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि सर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले सर हमने अभी सीखा था, आपने कहा था पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे फिर डिसाइड करेंगे सर। तो ये x माइनस 2 देन x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 देन x प्लस 3। सॉल्व करना, जरा ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है कि सर x को x से सबसे पहले x स्क्वायर देन 1 से प्लस का x माइनस का 2x माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो गया सर x स्क्वायर प्लस का 3x देन माइनस x देन माइनस का 3, करेक्ट। अब देखो सर यहाँ पे अगर हम जरा देखें तो ये एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? हो गए।
अब आप जरा देखो तो सर यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आने वाली, क्योंकि सर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2x माइनस का 3, x एक तरफ लोगे तो ये सब नंबर्स को एक तरफ किया तो ये आ जाएगा आपके पास कितना माइनस का 3x, और ये इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कैसे भी कर लो सर, कुछ भी कर लो, मुझे तो यहीं पे इसी स्टेप पे पता लग गया था। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जैसे ही कैंसिल हुआ था तो मैंने देख लिया था, कोई भी टर्म आप ले लो इसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं कहीं पे भी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 1। तो इस केस में क्या ये इक्वेशन अब जो सॉल्व करने के बाद भी रिजल्ट आया, क्या वो क्वाड्रेटिक रहेगी? नो सर, नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर कर दोगे इसका करेक्ट? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जरा देखो इसमें कि सर x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1, सेम बिल्कुल इसी तरह से अब हमें करना है x प्लस 5, ये गिवन है। जरा देखना क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या, x को 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई प्लस का x, माइनस को इससे मल्टीप्लाई माइनस का 6x, माइनस को इससे मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 5x। करेक्ट? जरा चेक करना, एक तरफ सबको करें तो ये x स्क्वायर इधर आके बोलो 2x स्क्वायर में से कम हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6x, माइनस का 5x हो गया, ये प्लस का 5x इधर आके ये भी माइनस का 5x हो गया, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। देन उसके बाद ये x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल सर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, सो यस डेफिनेटली दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट? आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आप इसी तरह के जो भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया, इस तरह के 4 क्वेश्चंस हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो आई होप इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन अब आपके पास आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस में हमें दिया हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में फॉलोइंग सिचुएशन की हमें गिवन है और बोल रहा है इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करके बताओ। तो सबसे पहले सिचुएशन देखो क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कि सर कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कि सर इस अब रेक्टेंगल में क्या होता है सर, लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, तो ये रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं यहां पे कि सर लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, अगर हमने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ को x लेट कर दिया तो आप लेंथ क्या बताओगे कि सर लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के डबल से यानी कि 2x से एक ज्यादा है। करेक्ट? अब आपको खुद गिवन है यहां पे, अब ये देखो आगे बोलता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है। तो उस केस में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे गिवन है प्लॉट का एरिया 528, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है कि सर एरिया हमें गिवन है कितना 528 मीटर स्क्वायर। ये हमने सब मीटर में लेट किया है, ये भी हमने मीटर में लेट किया है। ओके तो एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ आपने यहां पे लिख रखा है सर 2x प्लस का 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अगर x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का x, ये 528 इधर आ गया तो माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या आपने इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? डेफिनेटली सर, बिल्कुल हो चुका है। तो ये हमने इस तरह से एक सिचुएशन जो हमें गिवन थी, हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, और क्वेश्चन करके देखते हैं इस तरह के। देखो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर।
कि कोई भी दो क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अगर हम लेट करें, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि हमें जैसे वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, जो भी आपको फाइंड करने के लिए बोलता है आप उसे ही हमेशा लेट कर लेते हो। तो हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। लेट फर्स्ट इंटीजर जो है ना, फर्स्ट इंटीजर इज x, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा इसका कॉन्जिक्यूटिव, कि सर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद क्या होता है 5, 10 के बाद क्या आता है 11, 21 के बाद क्या आता है 22, तो एक ऐड कर दिया जाता है। सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर हो 20 का कॉन्जिक्यूटिव निकालना है तो आप उसमें 1 ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपने अगर x लेट किया है तो नेक्स्ट उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x प्लस 1, करेक्ट, डेफिनेट, बिल्कुल। तो यहां पे सेकंड हमारे पास इंटीजर क्या हो जाएगा सर x प्लस 1, करेक्ट, इतना हमने समझा। आपको खुद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 306, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिख देते हैं सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x को अगर फर्स्ट नंबर को उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमें प्रोडक्ट देता है 306। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये x अंदर मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का x, 306 इधर आ गया तो ये माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये आंसर। क्या आपने ये जो गिवन सिचुएशन थी इससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इजीली हो गया, बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तो ये हमने इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमने ये समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि सर वे ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कवर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो सर अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें यही था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां a कभी भी 0 नहीं हो सकता और a b c तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कही थी, कि सर वो इक्वेशन, those equations where power of the variable is 2, either we can say degree of the equation is 2, those equations are called quadratic equation। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, कि सर इसकी डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होती है उतने ही इसके सॉल्यूशंस होते हैं, उतने ही क्या होते हैं इसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे सर, 2 होंगे। सपोज को एक को हम अल्फा कह देते हैं, एक को बीटा कह देते हैं, एक अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, एक बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सर कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे सर, 2 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे सर, 2 होंगे। आइदर दे कैन बी डिफरेंट, आइदर दे कैन बी इक्वल, एंड मे बी देयर हैव नो रियल सॉल्यूशंस। 3 कंडीशंस हो सकती है, ये हम आगे फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने ये बात करी कि सर सॉल्यूशंस अगर मुझे निकालना है तो सॉल्यूशंस आएंगे कितने, 2 आएंगे। और सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये भी समझ लो कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि सर अगर कोई फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, सपोज ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है सर x, तो इस x की वैल्यूज हमें निकालनी है। यानी कि सॉल्यूशन क्या है कि सर x की दो ऐसी वैल्यूज कि x क्या हुए भाई, x क्या है, x तो वेरिएबल है। अब वेरिएबल की तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है सर, वेरिएबल की वैल्यू कभी हम सॉल्व करते हैं तो 1 भी आती है, कभी 2 भी आती है, -1 -2 -3 -4 -5 1/2 -1/2 √3 कुछ भी आ सकती है सर। ये वेरिएबल्स हैं, ये तो वेरिएबल है, इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यूज है। लेकिन इतनी सारी जो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, उन इनफाइनाइट वैल्यूज में से ऐसी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी इस वेरिएबल x की, जिन्हें यहां पे पुट करने पर इसका LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के इक्वल हो जाए।
तो वो वैल्यूज क्या कहलाती है, उसका सॉल्यूशन कहलाती है। बात क्लियर हुई कि सर ये जो वेरिएबल, ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, ये इक्वेशन किस वेरिएबल के अंदर है, वेरिएबल एक्स के अंदर। वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि सर इसकी इनफाइनाइट, ये कोई भी वैल्यूज ले सकता है। एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, टी में भी हो सकता है, एस में भी हो सकता है। किसी भी वेरिएबल के अंदर इक्वेशन लिखी जा सकती है। उस वेरिएबल की इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन उन इनफाइनाइट वैल्यूज में से ऐसी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी जिन्हें यहां पे पुट करने पर इस वेरिएबल की वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, सपोज x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 2, x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 4। 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस यहां पे देखें तो सर ये 4 इंटू 2 8 और ये प्लस का 4 एज इट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। देखो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 + 4 8 और माइनस का 8 0 इक्वल टू 0। देख रहे हो LHS RHS के इक्वल हो गया। तो ये कब हुआ कि सर x की वैल्यू 2 पुट करने पे, तो ये x इक्वल टू 2 क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब सिंस ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे इसमें वेरिएबल की कितनी वैल्यूज आ सकती है सर, 2 वैल्यूज आ सकती है। बोलो सबसे पहले सॉल्यूशन का मीनिंग भी समझ में आया। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है कि सर ये अब सॉल्यूशन मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, क्या मैं ऐसे रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू एक बार x इक्वल टू 0 फिर 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे पुट कर करके फाइंड करूं कि सर इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? नहीं सर, ये तो बहुत लंबा हो गया। तो इसके लिए हम मेथड्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो देखो क्वेश्चन से समझते हैं कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आप छोटी क्लासेस में भी सीखते हुए आए हो, तो अभी तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से कर दोगे। जैसे यहाँ पे आपको बोला जाता है फाइंड द रूट बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड ये भी आ गया, रूट। जरा एक चीज ये भी समझ लो कि सर यहाँ पे जब हम ये सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे तो ये x की वैल्यू x इक्वल टू 2, ये क्या है, आपने कहा इसका सॉल्यूशन। और एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम रूट कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स। ठीक है, एक आपने सुना होगा जीरोज। तो जब पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हम निकालते हैं, जब हम पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालते हैं तब उसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो कहलाते हैं जीरोस। कि पॉलिनोमियल की बात जब होती है ना, कि अगर एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं जीरोस। लेकिन जब हम एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो वो कहलाते हैं रूट्स। बात क्लियर हुई? तो अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस है। कि आप जब पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो यही इसी तरह की इक्वेशंस आपको वहां पे भी दिखती हैं, इसी तरह के पॉलिनोमियल्स आपको वहां पे दिखते हैं जिन्हें आप जब जीरोस उसके कैलकुलेट करते हो तो वहां पे लिखा होता है उसके सॉल्यूशन फाइंड करते समय जीरोस, फाइंड द जीरोस। लेकिन यहाँ पे आप जब इक्वेशन में बात करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हो तो ऐसी ही सिमिलर आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको बोला जाता है रूट्स। तो डिफरेंस ये है कि वो पॉलिनोमियल था और यहाँ इक्वेशंस हैं। तो जब पॉलिनोमियल के हम सॉल्यूशंस निकालते हैं वो कहलाते हैं जीरोस, और जब इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो वो कहलाते हैं रूट्स। अब क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ दिखेगा, हमेशा रूट्स। तो देखो अब आपको पता लगेगा कि ये रूट यहाँ क्यों लिखा हुआ है। अब हमें ये रूट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं होता, अगर सपोज ये इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं होता, तो ये क्या कहलाता, एक पॉलिनोमियल कहलाता। ये क्या कहलाता, एक पॉलिनोमियल कहलाता। ठीक है, और फिर आप इसके रूट्स कैलकुलेट करते, फिर आप इसके जीरोस कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ अब ये इक्वेशन है। चलो अब हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कि इक्वेशन हमें गिवन है x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। किस तरह से स्प्लिट करो कि सर सीखो, अभी सीखो। अगर आपसे पूछा जाए कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, आप कहोगे सर 1। कांस्टेंट नंबर क्या है, आप कहोगे सर -10। तो जो x² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को आप कर दो मल्टीप्लाई। अगर मैं x² का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट नंबर -10 को मल्टीप्लाई करूं तो बच्चा बता देगा सर -10 आएगा। अब इस -10 के ऐसे 2 फैक्टर्स मुझे बताने, ऐसे 2 फैक्टर्स मुझे करने हैं जिन्हें माइनस करने पर, माइनस क्यों बोल रहा हूं,
जरा ध्यान से सुनना, ये लॉजिक है, एक ही चीज पे लॉजिक है। अगर आप कनेक्ट कर लिए ना तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, फैक्टराइजेशन इजीली। कि सर अगर ये जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है ना, इसके आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो मैं कहूंगा कि सर ये जो मल्टीप्लाई करने पे आया, इसके ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर कितना मिले, सर माइनस का 3 मिले। बात समझ में आई? चलो अब आप बताओ कि सर माइनस करने पर तो 10 के दो फैक्टर्स क्या होते हैं। सर देखो, शुरुआत अगर मैं 1 से करता, अगर सपोज मैं 1 से करता तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 10 मिल जाए, कि सर मैं कहूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूं। लेकिन आपने बोला था माइनस करने पर मुझे -3 भी मिलना चाहिए, तो क्या इन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 10 मिल रहा है, लेकिन क्या सर इनको माइनस करने पर -3 मिलेगा? कैसे भी नहीं मिल सकता। चाहे 1 में से 10 माइनस करो या 10 में से माइनस करो 1 को, कैसे भी हमें नहीं मिल सकता, तो ये फैक्टर नहीं होगा। देन नेक्स्ट, अगर 1 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है सर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 10 मिल जाए? आप कहोगे सर 5। अब 2 में से 5 को अगर माइनस करा जाए तो क्या माइनस का 3 मिल सकता है? जरा सोचो, मिल सकता है, पॉसिबल है सर। माइनस का 3 कब मिलेगा? जब ये होगा माइनस का। 2 में से -5 अगर आप करोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 3, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आ गया, फैक्टर मिल गए। अब आपके पास वेरिएबल क्या है, x है ना, तो यहां पे भी x लगा दो, यहां पे भी x लगा दो, और ये जो मिडिल टर्म लिखी हुई है माइनस का 3x, इसको रिप्लेस कर दो इन दोनों से रिप्लेस कर दो। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे सर फर्स्ट टर्म x² एज इट इज। अब -3x की जगह मैं क्या लिखूंगा सर, प्लस का 2x माइनस का 5x -10 इज इक्वल टू 0। बोलो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? सर x कॉमन आएगा, लिखा जाएगा ये x + 2। देन इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? सर माइनस का 5 कॉमन लिखा जाएगा, ये आ गया आपके पास x + 2। दोनों ब्रैकेट देखो जरा, ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम है, ये सेम होने चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आप बोलोगे कि सर फिर तो जो मैंने सॉल्यूशन किया है ना वो रॉन्ग है। लेकिन दोनों ब्रैकेट अभी सेम है तो इसका मतलब मैंने करेक्ट किया है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में बोल दोगे सर इन दोनों ब्रैकेट को तो एक साथ कर दिया, पहले x + 2 और कॉमन वाली जो टर्म्स थी उनको लिख दिया सर x - 5 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर फर्स्ट टर्म को मैं इक्वल टू 0 करूं तो यानी से x + 2 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आएगी सर कितनी, -2। और अगर हमने x - 5 को इक्वल टू 0 किया तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी कितनी, +5। ये देखो कि सर हमने स्टार्टिंग में अभी बात करी थी ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आते हैं। सर 2 सॉल्यूशंस आते हैं। देखो 2 सॉल्यूशंस आए, x की 2 वैल्यूज आई -2 और 5, यानी कि -2 अगर आप इस इक्वेशन में लिखोगे ना x की जगह तो ये LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अगर आप x की जगह 5 लिखोगे ना तो भी ये LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि सर मैं हिट एंड ट्रायल कर करके यहाँ पे पहले 1 2 3 4 ऐसे चेक करता जाता कब LHS RHS के इक्वल हो रहा है। दूसरा हमने ये सीख लिया फैक्टराइजेशन मेथड, ये ज्यादा इजी है ना, हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि x की वैल्यूज क्या है, -2 और 5। ठीक है, करेक्ट बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हुआ और इस तरह से प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट कहता है 2x² प्लस का x माइनस का 6। देखो जरा क्वेश्चन में गिवन है कि सर सेकंड पार्ट ये हमें 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अभी क्या सीखा था हमने, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 6 मल्टीप्लाई होके कितना आया, -12। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलना चाहिए -12। साइन किसका है, माइनस का, तो मैं कहूंगा 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे कितना मिले, सर +1। x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो आप कहोगे 12 के ऐसे दो फैक्टर बताओ ना कि सर 3 और 4 और प्लस का 4 हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मिल जाएगा। और इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ये सब्ट्रैक्ट हुए तो -3 और +4 ये कितना मिलेगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। प्लस का 1 चाहिए था ना, इसलिए प्लस वाले नंबर को प्लस मैंने किस पे लगाया, बड़े वाले नंबर पे, बिगर नंबर पे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे कि सर वेरिएबल x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, रिप्लेस कर देते हैं इस मिडिल टर्म को इन दोनों से। तो ये आ जाएगा 2x² बोलो कितना, -3x प्लस का 4x - 6 इज इक्वल टू 0।
फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है सर? नंबर्स में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल में से x कॉमन आ गया, लिखा यहाँ पे हमने 2x माइनस का 3, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है सर प्लस का 2, लिखा हमने यहाँ पे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। बोलो ब्रैकेट आपके पास क्या बन गए सर? 2x माइनस 3 देन x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या इसको बता दोगे सर? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आएगी 3/2। इसी तरह से इस वाले ब्रैकेट को अगर आपने 0 के इक्वल किया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। ये इसका आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको थर्ड पार्ट क्या कहता है कि सर इस बार रूट में है। ये देखो अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन कि सर यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब इसके मुझे फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको जो तरीका सिखाया आप तो वही अप्लाई करो ना कि x² का कोएफिशिएंट √2, ये कांस्टेंट नंबर 5√2 अगर मल्टीप्लाई करें कि सर 5√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √2 से, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें प्लस साइन देखो किसका है? प्लस का, तो हम कहेंगे प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए सर? प्लस का 7 मिलना चाहिए। तो बताओ फैक्टर क्या लिखोगे सर? इसके फैक्टर हम क्या लिखेंगे? 5 और 2। 5 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे प्लस का 7 मिल जाएगा। दोनों प्लस के, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। वेरिएबल x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। रिप्लेस कर दें इस 7x को 5 और 2 से, बिल्कुल लिख देते हैं सर। नेक्स्ट स्टेप में √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हो कि सर देखो √2 और 2, इन दोनों में से √2 कॉमन आ सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा सर √2 और कॉमन निकाल के ये x। बोलो क्या बचा कि सर ये आ गया x प्लस √2। यहाँ से 5 दोनों में से कॉमन आ सकता है, कॉमन लिया तो ये आया x प्लस √2। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल करेक्ट फैक्टर है। आप लिख दोगे सर यहाँ से x प्लस √2 और ये आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस का √2 और सेकंड ब्रैकेट से आ जाएगी माइनस का 5/√2। इजीली आप इसके रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के और क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करेंगे। देखो अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी हम बात कर रहे हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कि सर हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 87। तो अगर मैं कहूं कि सर कोई भी दो नंबर है, सपोज एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दोनों का सम कितना है सर 27 है। तो अगर मैं एक नंबर को लिखता हूं सर x से, तो दूसरा नंबर क्या होगा कि सर एक नंबर को अगर हमने सपोज x से रिप्रेजेंट किया तो सेकंड नंबर क्या है कि सर इस टोटल में से आप माइनस कर दो ना, टोटल में से माइनस कर दो कि सर 27 माइनस x। बोलो बात क्लियर हुई? 27 माइनस x कह सकते हैं कि सर दोनों नंबर्स का, ये जो दो नंबर्स थे इन दोनों नंबर्स का सम है 27। एक नंबर अगर मैं आपको उसमें से बता देता कि सर सपोज 27 में से एक नंबर, जो दो नंबर्स हैं उनका सम 27 है, एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा नंबर क्या है, आप क्या करते कि सर टोटल 27 में से मैं 7 को माइनस कर देता तो मुझे पता लग जाता 20। ऐसे ही करते ना। अब मुझे नहीं पता सर कौन से, ये तो मैंने एज्यूम करके बताया जस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर लेट ए नंबर इज x, अनदर नंबर इज 27 माइनस x। तो क्वेश्चन में खुद बोलता है इनका प्रोडक्ट कि सर इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं क्या कि सर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, एक नंबर आपने लेट किया है x और दूसरा है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। करेक्ट। अब इसे आप सॉल्व करो। देखो सर इसको सॉल्व करते हैं हम, नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं ना, नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे लिखा ये 27x, x से x मल्टीप्लाई होके सर ये माइनस का x² इज इक्वल टू 182। सबको एक तरफ अगर हमने किया कि सर ये 27x माइनस x², ये माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब
थोड़ा सा और इजी करने के लिए सर ये एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी मुझे माइनस में दिख रहा है। मैं माइनस की जगह से प्लस में बना देता हूं, क्योंकि आइडियल फॉर्म में हम आइडियली यहाँ हम देखें मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेना आता है ना, जब भी माइनस आप कॉमन लेते हो तो जो टर्म्स अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का था वो प्लस में हो गया, जो प्लस का था वो माइनस में हो गया, ये माइनस का था ये प्लस में हो गया, बस इतना सा। माइनस जीरो में चला गया, माइनस तो जीरो में चला गया, तो हमारे पास आया इक्वेशन अब एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करो, अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो बोलोगे सर मल्टीप्लाई करने पे 182 और प्लस का साइन है, ध्यान देना प्लस का साइन है, तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -27। तो बोलो फैक्टर्स क्या लिखोगे सर, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे सर 13 और 14 इसके फैक्टर होंगे 13x और माइनस का 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x अगर कॉमन लिया तो यह आएगा x माइनस 13 माइनस इसमें से 14 अगर कॉमन लिया तो यह आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बोलो यहां से आपके पास एक ब्रैकेट आया x माइनस 13 और अनदर ब्रैकेट इज x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप बोलोगे सर x की वैल्यू क्या है 13 और सेकंड ब्रैकेट से 14, ये दो वैल्यूज आई, ये तो मुझे पता ही था सर दो वैल्यूज आएगी, क्योंकि इक्वेशन कैसी थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो सॉल्यूशन हमारे पास दो आने थे। अब दो सॉल्यूशन है, तो हमने जब नंबर सेलेक्ट किया था हमने एक नंबर को कहा था x और दूसरे को कहा था 27 माइनस x। तो एक नंबर अगर आप कहते हो सर x है और दूसरा है 27 माइनस x, तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को सपोज 13 लेता हूं तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 में से 13 माइनस करोगे कितना आएगा 14। अगर मैं फर्स्ट नंबर को 14 लेता हूं तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 में से 14 माइनस करोगे कितना आएगा 13। तो 13 और 14 दो ही तो नंबर आ रहे हैं, कि हमें यही तो फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड करने थे, दो नंबर्स क्या हो गए 13 एंड 14, ये इसका आंसर। बोलो सॉल्व हुआ, वर्ड प्रॉब्लम्स ये भी हमने सॉल्व कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने यहां पे लेट किया, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सो सेकंड नंबर इज कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो x प्लस 1 यही लेट करोगे। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको लेट करने थे, तो एक नंबर आपने x लेट किया तो दूसरा x प्लस 1। खुद क्वेश्चन में कहता है कि इनके स्क्वायर्स का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इनके स्क्वायर्स का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो x है इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर x प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है सर 365। क्वेश्चन में यही गिवन है, तो सॉल्व करें। अब इसको देखो आगे क्या लिखोगे सर, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इस 365 को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये बोलो लिखोगे सर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। करेक्ट, मैंने डायरेक्ट इसको इधर ट्रांसफर करके 1 इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे दिखता है सर 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का x और ये माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा 0 में तो ये 0 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर होंगे 182 के, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था 13 एंड 14। तो आपको चाहिए सर प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस का 14x तो लिखेंगे और माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आएगा x प्लस 14, देन यहां से माइनस 13 कॉमन, तो ये आएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कहोगे सर ये हो गया एक ब्रैकेट x प्लस 14 और सेकंड ब्रैकेट x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास एक नंबर हो गया x इज इक्वल टू माइनस 14 और सेकंड नंबर हो गया 13। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा था
कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू जो हमने इंटीजर लेट किया है वो x है, x की दो वैल्यूज आई है हमारे पास, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू उठानी है। ये नेगेटिव वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू को ही हम उठाएंगे। तो यहां से आप बोलोगे कि सर फर्स्ट नंबर क्या हो गया? हम बोलेंगे सर 13, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13 + 1 विच इज इक्वल टू 14। ये इसका आंसर, सिंपल कर दिया। वर्ड प्रॉब्लम्स भी करना आया, सॉल्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज कोई इंडस्ट्री है, वो नंबर ऑफ आर्टिकल एक डे के अंदर प्रोड्यूस करती है। कोई भी आर्टिकल हो सकता है, सपोज वो पेन प्रोड्यूस करती है, कोई भी आर्टिकल है, वो पर डे वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो मुझे नहीं पता कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, तो मैं सबसे पहले क्या लेट करूंगा सर? एक्स लेट कर लेता हूं कि कितने पेन प्रोड्यूस करती है, सपोज एक्स। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, सपोज एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर ये कहता है कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, एक सिंगल आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? वो कहता है 3 more than twice the number of article produced. कि सर क्या है? 3 more than twice the number of article produced. तो हमने क्या कहा सर? देखो समझते हैं इसको जरा। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज x, हमने सबसे पहले लेट किया। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है सर? क्वेश्चन कहता है 3 more than, 3 ज्यादा, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो 2x से 3 ज्यादा। इतनी कॉस्ट है सर एक आर्टिकल की। बात क्लियर हुई? तो क्वेश्चन आगे बोलता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। टोटल कॉस्ट कि सर नंबर ऑफ आर्टिकल आपने कहा x है, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? अगर आपने सपोज 4 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है सर? 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं 40। तो वैसे ही यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 90। वो कैसे आएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल को ईच आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने पे। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ लिखें x × 2x + 3 विच इज इक्वल टू कितना? 90। करेक्ट? सॉल्व करें जरा इसको कि सर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। आपसे ही तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल x निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये दोनों चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। तो चलो कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सर ये फॉर्म हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू, या इस -90 को इधर लेके इक्वल टू 0। करेक्ट? कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता, तो बोलो इसके फैक्टर्स क्या लिखोगे? कि सर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 180 और माइनस करने पे आता है 3। क्या फैक्टर हो जाएंगे? 12 और 15। जरा देखना 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके देखो। 12 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, बिल्कुल आता है सर। देखो यहां से ये 2x² माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप कहोगे सर इन दो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन, तो ये आया x माइनस 6 प्लस 15 इसमें से कॉमन, तो ये आया x - 6 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स आपके पास सेम हो गए, इसका मतलब सही फैक्टर है x - 6 एंड देन सेकेंड फैक्टर इज 2x + 15 इक्वल टू 0। यहां से आप चेक करोगे तो x की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट से आएगी 6, सेकेंड ब्रैकेट से -15/2। अब आप बताओ x आपने नंबर ऑफ आर्टिकल को लेट किया था, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं सर। तो ये जो वैल्यू आई इससे तो हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल +1 2 3 4 -1। सर -1 आर्टिकल कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सी ऐसी फैक्ट्री है? नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू आपने क्या एज्यूम कर ली? यहाँ पे लेट करी सर 6।
ये लेट क्या मतलब हमने इसमें से एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया आपके पास, सो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए कितने सर 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपने लिखा था सर 2x यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई सर 15। ये इसका आंसर। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए तो ये आपने एक्सरसाइज 4.2 पे बेस्ड क्वेश्चंस करे। अब ये थे आपके सबके फैक्टराइजेशन मेथड पे। अब हम नेक्स्ट मेथड पे बात करेंगे। सर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना अभी हमें और भी सीखना है। अब एक्सरसाइज होगी 4.3 जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू कैसे हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है सर, सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो अभी हम सीखे थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड कवर कर चुके हैं जिसमें हमने ये भी सीख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि अगर हम सबसे पहले देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इस तरह से गिवन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर हम जानते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, b क्या है x का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट नंबर है, तो इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला या हम ये कहें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका कहता है, इसके फॉर्मूले के जरिए हम इसके दोनों रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये सोचोगे कि सर ये फॉर्मूला तो एक लिखा हुआ है, 2 रूट कैसे आएंगे? अरे जरा देखो, एक प्लस का साइन भी एक बार माइनस का साइन भी है कि आप यहाँ पे x की वैल्यूज जब कैलकुलेट करोगे तो एक बार x की वैल्यू आप लिखोगे माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक बार आप कहोगे अपॉन 2a और एक बार आप x की वैल्यू जब निकालोगे तब माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस तरह से दोनों वैल्यूज आ जाती है। बात क्लियर हुई? एक बार हमने इसलिए इसमें बीच में प्लस माइनस लिख दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस हम इसमें करते हैं। सॉल्व करने का ये आपको फॉर्मूला पता लग गया। चलिए अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखें सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, जैसे यहाँ पे आपको रूट कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट पार्ट इसका कहता है ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन आपको पता लग गई ना, तो सबसे पहले आप इसमें से ये बताओ a की वैल्यू क्या है? a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2, b यानी कि सर माइनस 7 x का कोएफिशिएंट एंड c इज कांस्टेंट दैट इज 3। a b c तीनों की वैल्यू पता लगी तो अब रूट आप कैलकुलेट करोगे। देखो सर कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट। तो अब आप यहां पे सॉल्व करोगे। सर देखो x इज इक्वल टू b की जगह -7, तो ये पहले माइनस का साइन ध्यान रखना, माइनस b की वैल्यू अब -7 है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी सर -7 और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 3, ये पुट किया आपने, अपॉन 2a यानी 2 इंटू a की जगह 2। करेक्ट। ठीक है, ब्रैकेट लगा के लिखा है मैंने ये b की वैल्यू। यहां ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि उन्होंने देखा b की वैल्यू -7 है, वो सीधे यहां पे -7 ही पुट कर देते, जबकि यहां पे ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस है, वो ये वाला है फॉर्मूले का, और एक माइनस है यहां पे b की वैल्यू का। ठीक है, जरा ध्यान रखना, 2 माइनस के साइन है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से माइनस माइनस बोलो प्लस हो गया, ये प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर, सर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 लिखा, माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2 2 ज़ा 4। करेक्ट। सॉल्व करो, ये 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 माइनस करोगे क्या बचेगा सर? 25 अपॉन 4। करेक्ट। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 5 होता है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। करेक्ट। अब आपको x की 2 वैल्यूज निकालनी है, एक बार प्लस साइन से एक बार माइनस साइन से। तो जब हम प्लस साइन अप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे सर x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू सर 3।
फर्स्ट वैल्यू आ गई। एक बार आप माइनस साइन लिखोगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 विच इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। ये दोनों इसके रूट्स आपने कैलकुलेट कर दिए, रूट्स आपने निकाल दिए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर हुआ? चलिए इस तरह के क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करेंगे। देखें 4.3 एक्सरसाइज से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस x माइनस 4। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, a की वैल्यू सर 2 है, b की वैल्यू सर 1 है, c की वैल्यू सर माइनस का 4 है। अब जरा वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे। पहले फॉर्मूला लर्न कर लो, बहुत इजी है सर। x is equal to माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले b की वैल्यू सर 1, तो माइनस का साइन, ये b की जगह 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a की वैल्यू सर 2 और c की वैल्यू माइनस का 4। करेक्ट। अपॉन 2 a की वैल्यू 2 पुट किया आपने। सिंपल वैल्यूज पुट करिए बस a b c की। यहां से आप सॉल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 4 इंटू माइनस और माइनस, सबसे पहले देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4 4 16 और 2 32 अपॉन 4। बोलो यहां से क्या आएगा, -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। दो वैल्यूज है ना, अब सबको दो वैल्यूज तो दिख रही है, एक बार प्लस वाली एक बार माइनस वाली, दो रूट्स आएंगे इसके। आप अलग अलग करके लिख सकते हो कि सर यहां से x इज इक्वल टू, एक बार लिख सकता हूं -1 प्लस √33 अपॉन 4 और एक वैल्यू लिखेंगे हम यहां पे -1 माइनस √33 अपॉन 4। ये इसका आंसर हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगली इक्वेशन देखो, ये आपके पास है। आप बता दो कि सबसे पहले क्या सर, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4√3 है, c इज इक्वल टू 3 है। a b c तीनों की वैल्यूज आपने बता दी। अब चलिए पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो हम लिखते हैं सबसे पहले सर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पुट करो यहाँ पे a b और c की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी है सर, 4√3, तो -4, यहां पे हम लिखें सबसे पहले -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी सर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 4 c की वैल्यू 3 अपॉन 2a यानी 2 इंटू a की जगह 4। सॉल्व करो जरा इसको कि सर ये हो गया -4√3 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 होता है। तो 48 एक तरह से आया है सर ये 48 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16, अच्छा ये तो 48 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 48 आ गया। ओके ठीक है। ये कैसे स्क्वायर लिखा, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 4 4 16, 16 3 48, यह है पीछे -48 अपॉन 8। ये -48 प्लस 48 ये तो कैंसिल हो गया सर, रूट में क्या आया 0, तो यहां से आप बोलोगे 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर रूट में कितना 0 अपॉन 8। अब रूट 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 0 ही होती है। रूट 0 की वैल्यू क्या होगी सर, 0 होगी। तो माइनस का 4√3 अपॉन 8 ये बचा, 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस का √3 अपॉन 2 बचेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो a की वैल्यू आई, आपने इतनी देर से तो सिखाया था सर कि x की दो वैल्यूज आनी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट भी इसके दो होते हैं, लेकिन यहाँ तो a की वैल्यू आई। अरे तो दोनों इक्वल वैल्यूज भी तो हो सकती है। कैसे सर, अगर ये 0 होता, एक बार सोच के देखो कि सर ये अगर लिखा हुआ होता माइनस का 4√3, एक बार प्लस 0 अपॉन 8 करते और एक बार माइनस का 4√3 माइनस 0 अपॉन 8 करते, तो यहां से आपके पास आता सर, यहां से भी आता माइनस का √3/2 सॉल्व करके, यहां से भी आता माइनस का √3/2। तो यहां से दो वैल्यूज आ तो रही है, दोनों इक्वल वैल्यूज है, तो हम बोलेंगे यहां पे x की जो वैल्यूज है ना वो दो वैल्यूज है, कौन सी, माइनस का √3/2 एंड माइनस
3/2, ये दो इसके रूट्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए। बोलो हुआ सॉल्व, हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे बात करेंगे। इस इक्वेशन में देखो अब आपको रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x - 1/x = 3। अब ये इक्वेशन जो है, जरा ध्यान देना बच्चों इस चीज में कि इन इक्वेशंस को हम कहते हैं सर ये इक्वेशन डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर किसी बच्चे के सिलेबस में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो वो ये क्वेश्चंस को स्किप कर सकता है, सीधे वीडियो में आगे फॉरवर्ड कर जाओ। ठीक है, समझ गए बात को कि सर कौन सी इक्वेशंस को रिड्यूसिबल कहते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली देखूं तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे अभी लेकिन मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। वो कन्वर्ट कैसे, रिड्यूस कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर रिड्यूसिबल मेथड नहीं है तो उसे आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पे आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलो। ठीक है, तो यहां पे देखें फर्स्ट इसमें मेरे को गिवन है जैसे x - 1/x = 3। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी चीज स्किप मत करो, क्योंकि ये आज आपके जो अगर आप स्किप कर रहे हो तो आगे फ्यूचर में जब आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे आपको ये सब चीजें काम भी आने वाली है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप इजी है कि अभी से सीख जाओ जिससे आपको आगे भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता रहे। तो देखो अब इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या लगता है सर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आया x, यहां से लिखा x² - 1 = 3। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो ये लिखोगे सर x² - 1 = 3x। सबको एक तरफ किया तो ये आएगा आपके पास x², ये 3x इधर आके माइनस का 3x - 1 = 0। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया, पहले नहीं था लेकिन अब बन गया, रिड्यूसेबल किया गया, रिड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसके आपको रूट्स निकालने हैं, आपको यही तो रूट्स निकालने हैं। तो आपने बोला सर यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c = -1। तो x = फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें -b की जगह -3 प्लस माइनस रूट b² यानी सर -3 का होल स्क्वायर -4 a की जगह सर 1 और c की जगह -1 पुट किया अपॉन 2a यानी 2 × a की जगह 1 पुट किया। जरा सॉल्व करें, x = प्लस का 3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर सर ये 9 और ये माइनस प्लस का 4 अपॉन 2 एज इट इज। बोलो यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 3 प्लस माइनस 9 और 3 ऐड होके √13 अपॉन 2, ये आपके पास आंसर। एक वैल्यू एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो ये भी आप कर सकते हो। और इन क्वेश्चंस में एक चीज नोट करना, आपको लिखा हुआ है आगे x ≠ 0। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं कि जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ x कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ फॉर्म बनेगी 1/0 की। और मैथ्स में 1/0 की कोई टर्म होती नहीं है, हम नॉट डिफाइन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं सर? नॉट डिफाइन। तो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 के इक्वल हो गई तो ये कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। इसीलिए हम यहाँ पे इक्वेशन में ये आगे लिखा हुआ होता है x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये इक्वेशन में सपोज ऐसे लिखा हुआ होता, सपोज समझना कि सपोज ऐसे लिखा हुआ होता x - 1/x - 2 इज इक्वल टू 3, अगर ये लिखा हुआ होता तो आगे कंडीशन पता आपको क्या लिखी हुई होती कि सर x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। बोलो क्यों? क्योंकि सर ये वाली टर्म जो है ना वो 0 नहीं हो सकती। और ये 0 कब होगी? जब x की जगह आप 2 लिखोगे। बात क्लियर हुई कि सर यहां पे अगर 2 लिख दूंगा ना, यहां x की जगह अगर 2 लिख दूंगा तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो ये टर्म पूरी नॉट डिफाइन होगी, इसका मतलब ये इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसीलिए कंडीशन ये लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूं बच्चों, किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे। इन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर भी वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो रिड्यूस करी, जिनमें कुछ ऐसी इक्वेशंस बनेंगी जो डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसी इक्वेशन सिलेबस में से कईयों के हटा दी गई है, तो आप जरा ध्यान रखें कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी होगी मैं स्पेसिफाई भी कर दूंगा
ठीक है। लेकिन आप ज़रा ध्यान रखें, सीख लें, जिनको आगे जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, और जो स्किप करना चाहते हैं तो आगे फटाफट से वीडियो के अंदर आप आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें ज़रा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के अंदर फाइंड करने बोलता है ना, आप सबसे पहले वो लेट कर लो। तो आपको क्या फाइंड करने बोला, फाइंड देयर हिज प्रेजेंट एज, रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हमने यहां पे लेट कर लिया, लेट रहमान प्रेजेंट एज, हमने लेट कर ली एक्स। तो खुद क्वेश्चन में बोलता है कि 3 years अगो उसकी एज क्या होगी। अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 year अगो उसकी एज क्या हो जाएगी सर, एक्स माइनस 3। एंड 5 year फ्रॉम नाउ उसकी एज क्या हो जाएगी सर, एक्स प्लस 5। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है इनके रेसिप्रोकल का सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, कि इन एजेस के रेसिप्रोकल का सम। अब एक्स माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1/x माइनस 3। x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1/x प्लस 5। इन रेसिप्रोकल्स का सम क्वेश्चन में गिवन है कि सर ये 1/5 के इक्वल है। क्या यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये देखो यहां पे ये इक्वेशन डायरेक्ट, ये जो इक्वेशन बनी ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म हुई है, ठीक है। जैसे पिछले हम जब वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो वहां पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कई बार फॉर्म हो रही थी जब हम नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुई। अब हम इसे एलसीएम लेके फिर रिड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, एलसीएम ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये आप लिखोगे x माइनस 3 देन x प्लस 5, ये ऊपर आ जाएगा, ये x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/5। सॉल्व करोगे सर ये x और x 2x हो गया, 5 और माइनस 3 ये हो गया, माइनस 5 और 3 ये हो गया, प्लस का 2 अपॉन में जो है इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट लिखूंगा सर ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3 और प्लस का 5 प्लस का 2x और ये माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/5। करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेगी सर, सबसे पहले ये उधर गया मल्टीप्लाई होने तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 5, इधर गया मल्टीप्लाई होने तो ये आएगा 10x प्लस का 10। करेक्ट। सबको एक तरफ ले लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो सबको एक तरफ लिया तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म तो एज इट इज, ये 10x प्लस का है, इधर आके प्लस के 2x में बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, प्लस का 10 है और ये इधर आके प्लस का 10 है, इधर आके बोलो कितना हो गया सर, ये माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। करो इसके फैक्टर्स, या तो फैक्टर कर लो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो कैसे भी कर लो सर। वर्ड प्रॉब्लम है, कहीं स्पेसिफाई तो है नहीं आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर आप इसके अंदर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो करो अपनी तरफ से एक बार कोशिश करके देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन में, क्या होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर आप फैक्टर करने जाओगे तो 5 और 3 इसके फैक्टर होंगे, 5 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा 1/3 है, ओके एक मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी, सॉरी, ये 3 है, ये हम ज़रा चेक करें यहाँ से, ये 3 आएगा, ओके इस इक्वेशन को भी ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे 3 लिखा आपने, 1/3 गिवन है ना, तो 1/3 यहाँ पे भी 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने तो ये आएगा आपके पास 6x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करना ज़रा, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का 4x और ये इधर आके ये हो गया माइनस का 21। अब 7 और 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो आप जब इसके फैक्टर्स करोगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3
x माइनस 21। देखो जब आपको फैक्टर दिख जाए ना इजीली तब तो फैक्टर निकाल दो, फैक्टराइजेशन मेथड कर दो। अगर आपको फैक्टर्स नहीं दिखते हैं तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया करो, ठीक है। तो तुरंत आपने यहाँ पे देखा सर x कॉमन लेके ये आया x माइनस 7 और ये प्लस 3 कॉमन लिया तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओगे सर x माइनस 7 और ये आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोलोगे सर x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है x की 7 और एक वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस का 3। अब आपने x क्या रेट किया था, एज। अब एज किसी की भी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है सर, आपकी एज कभी हो सकती है माइनस 17 ईयर्स, माइनस 15 ईयर्स, पॉसिबल है? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू है इसे तो हम कर देंगे नेगलेक्ट, एक्सेप्ट करेंगे ओनली 7 को। तो यहाँ पे हमें पता लगा रहमान की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ओहो इससे जरा सही लिख दो। तो प्रेजेंट एज आपके पास, आपको यही तो फाइंड करना था, तो हमने प्रेजेंट एज कितनी हो गई सर, हमने x लेट करी थी ना, दैट इज 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। ये इसका आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कि सर कोई क्लास टेस्ट हुआ, मैथ्स और इंग्लिश, इनके मार्क्स का सम क्वेश्चन में गिवन है 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks of their 2 subjects. दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको फाइंड करने। तो जरा समझो कि यहाँ पे टेस्ट हुआ, टेस्ट में 2 सब्जेक्ट थे, एक था मैथ्स और एक है इंग्लिश। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, समझना जरा, फील करना क्वेश्चन को कि एक मैथ्स की बात हो रही है और एक इंग्लिश की बात हो रही है। सम ऑफ दोनों के स्कोर का सम कितना दिया हुआ है 30। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि सर मैथ्स में अगर उसने सपोज x मार्क्स गेट किए हैं तो इंग्लिश में कितने गेट किए होंगे सर, दोनों का सम 30 है ना, तो ये इसने इंग्लिश में गेट किए 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। क्वेश्चन में खुद कहता है अगर वो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स और ज्यादा गेन करती, तो अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो यहां आता, अब उसके x मैथ्स में मार्क्स हो जाते x + 2। पहले वो x गेन कर रही थी, अगर 2 ज्यादा गेन करती तो x + 2 मार्क्स हो जाते। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, के इसमें से 3 माइनस कर दें, तो 3 माइनस करेंगे तो अब वो कितने मार्क्स गेन कर रही है सर, 27 माइनस x। तो क्वेश्चन में कहता है कि अब उसके जो मार्क्स है ना, उनका प्रोडक्ट कितना है सर, 210 है। तो अब जो ये मार्क्स आए, इन मार्क्स का प्रोडक्ट कितना है, क्वेश्चन में खुद गिवन है 210। बोलो सही। इसको सॉल्व करके क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि सर देखो यहाँ पे डायरेक्टली इसको अगर हम सॉल्व करें, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले आप लिखोगे सर x इससे मल्टीप्लाई होके 27x, देन x से मल्टीप्लाई होके माइनस का x², 2 इससे मल्टीप्लाई होके हो गया सर 54, प्लस का 54, ये हो गया माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। अब x² की टर्म ये 27 और ये 25x, करेक्ट, माइनस x², 54 इधर है, 210 अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का 210 और प्लस का 54 है, प्लस का 54 है। सब्ट्रैक्ट करना जरा, 10 में से ये माइनस हुआ, 4 माइनस किया तो ये 6 आया, 0 ये 5 और ये 1, कितना माइनस का 156 बचेगा, तो माइनस 156 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। माइनस x² का कॉफिशिएंट भी माइनस में दिख रहा है, तो क्या करें सर, माइनस कॉमन लेके माइनस को 0 में भेज दें, तो यहां से इक्वेशन आपके पास बन जाएगी सर x² प्लस का माइनस का 25x और ये माइनस का प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब कर दो इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 156, ऐड करने पे आना चाहिए माइनस का 25, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 12 और 13। जरा चेक करो, x² माइनस का ये होगा 12x माइनस का 13x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आया तो ये लिखोगे x -12, ब्रैकेट में ये आ गया, यहां से माइनस का 13 कॉमन, तो ये लिखोगे x -12 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 2 ब्रैकेट तैयार हो गए, एक x -12 और दूसरा x -13 इज इक्वल टू 0। तो बोलो यहां से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आई सर प्लस का 12, दूसरी वैल्यू आती है प्लस का 13।
अब सर हमने क्या कहा था, मैथ्स में x और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स। तो अगर हम यहां पे बोले कि सर मैथ्स और ये हो गया इंग्लिश, ठीक है, तो अगर मैथ्स में उसने गेन किए हैं 12 मार्क्स, तो इंग्लिश में कितने, 30 में से 12 माइनस कर दो, 30 में से 12 माइनस कर दो, कितने सर, 30 में से अगर 12 माइनस करूंगा तो 18 मार्क्स इंग्लिश में। वहीं अगर मैं एज्यूम करूं x की वैल्यू 13, तो मैथ्स में उसने गेन किए कितने, 13 मार्क्स, तो उस केस में इंग्लिश में कितने, 30 में से 13 माइनस कर दो तो कितना आएगा सर, 17। तो दो आंसर हो सकते हैं इसमें, या तो मैथ्स में 12 मार्क्स और इंग्लिश में 18 मार्क्स उसने स्कोर किए, या फिर मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17 मार्क्स। दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, या तो 12 एंड 18 या फिर 13 एंड 17, ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर भी निकल गए यहाँ पे। ओके, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। कि दो नंबर फाइंड करने हैं, तो जो फाइंड करना होता है उसे ही हम हमेशा लेट करते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर गिवन है, द स्क्वायर का डिफरेंस हमें गिवन है 180। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले, मैं इतना तो समझ गया सर, दो नंबर्स हैं, एक लार्जर होगा एक ग्रेटर होगा, दो डिफरेंट टाइप के नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो मैं यहाँ पे लेट करता हूं, लेट सर, लेट स्मॉलर नंबर इज x। तो लार्जर नंबर क्या होगा उस केस में, लार्जर नंबर क्या होगा, क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि लार्जर नंबर जो है ना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। कि अगर स्क्वायर करूं ना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया जाए एक्स स्क्वायर, तो वो स्क्वायर क्या है, इस लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, इसका 8 टाइम्स है। तो लार्जर नंबर अगर निकालना है तो इसका बाई 8 कर दो। बात क्लियर हुई कि सर स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो लार्जर नंबर अगर मुझे निकालना है तो इसके स्क्वायर में 8 का डिवाइड कर दो, निकल जाएगा ना लार्जर नंबर। बात क्लियर हुई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। इसे स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, तो सबसे पहले लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे ना, तो लार्जर नंबर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 8, इसके स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर दैट इज x उसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस खुद क्वेश्चन में देता है 180। तो यहां पे जरा देखें, तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x की पावर 4, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 माइनस ये हो गया आपके पास x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 180। करेक्ट। अब आपको पता है सर ये x की पावर 4, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेट कर लिया, ये रिड्यूसिबल। अब ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिबल, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म करी, तो मैंने इसको रिड्यूस करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। कैसे, इसे लेट कर लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के इक्वल है। अगर एक्स स्क्वायर आपने वाई के इक्वल लेट किया तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी सर, एक्स की पावर 4 है ना, तो इससे मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो वाई इज इक्वल टू 180। अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो ये एलसीएम आएगा कितना, 64, तो यहां लिखा जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई इज इक्वल टू 180। अगर आप इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई, और ये इससे मल्टीप्लाई पहले करो, देखो 0 एज इट इज, 18 4 जा 72 का 2 कैरी 7, 18 6 जा 108, 7 ऐड करेंगे तो 115, तो 115, और ये जो मल्टीप्लाई करके उधर आएगा ना उसको इधर भेज देता हूं मैं डायरेक्ट, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसके फैक्टर करो, अब इसके चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको लगता है कि मैं इसके फैक्टर नहीं बता सकता तो आप डायरेक्ट इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -64, c की वैल्यू 11520, ये पुट करके और इसके वैल्यूज निकालो y की, तो कैलकुलेट करो तो y की वैल्यूज क्या क्या आएगी, चेक करो जरा। तो यहां से अगर आप y की वैल्यूज निकालोगे ना बच्चों, जब आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड करो, यहां से आपके पास
y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 माइनस का 80 एंड 144। कितना आएगा? माइनस का 80 एंड 144। अब आपको पता है y क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं। तो हमने कहा सर ये वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो y की वैल्यू हम क्या लेके सॉल्व करेंगे? सर हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या लेके सॉल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू 144 हमने ले लिया। तो y आपने किसके इक्वल कहा था? सर x स्क्वायर के, तो यहां से लिख सकता हूं सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू क्या होगी? सर प्लस माइनस 12 दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है, प्लस माइनस 12 दोनों हो सकती है। तो अगर आपने पहले प्लस 12 लिया तो मुझे ये बताओ नंबर्स हमारे पास क्या क्या आएंगे कि सर जब मैंने प्लस 12 लिया तो उस केस में मैं स्मॉलर नंबर तो कहूंगा 12 और लार्जर नंबर क्या कहेंगे? सर 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करें तो सर 8 से पहले कैंसिल होगा, ये 1 और ये 8, 18 टाइम्स जाएगा। इसी तरह से अगर सर मैं यहाँ पे अगर मैं माइनस 12 लेता, स्मॉलर नंबर, सपोज माइनस 12 भी तो ले सकता हूँ, x की वैल्यू माइनस 12 है, तो स्मॉलर नंबर हमारे पास माइनस 12 होता, तो लार्जर नंबर क्या होगा? सर वहां पे भी माइनस 12 का स्क्वायर वो भी 144 होता, वो भी 144 डिवाइड बाय 8 करते तो यहाँ पे भी 18 आता। तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो आपके ये भी समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। क्वेश्चन क्या कहता है? ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर per hour more, it would have take 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो आपको पता है सर जो फाइंड करने बोला जाएगा मैं वही तो लेट करता हूं, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट हमने कर लिया स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर लेट करा है तो आपसे बोल रहा है कि अब अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं x प्लस 5 किलोमीटर, तो आप जरा देखो x प्लस 5 जब आप इंक्रीज करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड है। देखो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, डिस्टेंस आपको पता है 360। अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 360, सपोज टाइम लेता है t1, ठीक है t1। जब वो स्पीड अब उसने बढ़ा दी, डिस्टेंस तो अभी भी वो सेम ही ट्रैवल कर रहा है 360 किलोमीटर की, टाइम अब वो लेता है सपोज t2। तो मुझे कोई ये बता सकता है कि पहले वाले केस के अंदर वो टाइम ज्यादा ले रहा है या सेकंड वाले केस के अंदर टाइम ज्यादा ले रहा है? अरे आप खुद सोचो ना, आप स्कूल घर से निकले हो स्कूल के लिए, आप बाइक से जा रहे हो, अगर आप सपोज 40 की स्पीड पे जा रहे हो तो आप सपोज अपने घर से स्कूल तक 10 मिनट में पहुंचते हो। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा दो, अगर आप स्पीड बढ़ा दो तो क्या आप 10 मिनट में पहुंचोगे? उससे जल्दी पहुंच जाओगे। तो जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये खुद कह रहा है टाइम में जो डिफरेंस आया वो 1 आवर का था, 1 आवर का था। तो यहाँ पे t1 जो टाइम है ना, टाइम जो फर्स्ट केस के अंदर t1 टाइम जो लग रहा है वो ज्यादा है किससे? t2 टाइम से, क्योंकि सेकंड केस के अंदर स्पीड बढ़ा दी गई है। अब स्पीड बढ़ गई है तो टाइम ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब आपको पता है अगर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस के अंदर मुझे बताओ यहाँ पे, और ये डिफरेंस कितना है दोनों का? 1 आवर। क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है 1 आवर लेस, 1 आवर का डिफरेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस फर्स्ट केस में बताओ मुझे, डिस्टेंस है आपको पता है सर 360 अपॉन स्पीड कितनी आपने लेट करी थी फर्स्ट केस के अंदर? x, तो 360 अपॉन x माइनस सेकेंड केस के अंदर टाइम t2 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। लिखोगे सर 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से 360 को, देन यहां से 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। करेक्ट। आप इसमें से कॉमन लोगे सर 360, तो यहां से आएगा ये x प्लस 5
ऊपर आ जाएगा ये x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल, तो ये बोलो 360 से 5 अंदर मल्टीप्लाई होके ये कितना आ जाएगा सर 1800 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखो जरा यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी क्या कि यार सर ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 बन गई। अब आप इसके रूट्स फाइंड कर दो। कैसे फाइंड करोगे सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर देंगे, अगर आप इसके फैक्टर्स करना चाहो तो फैक्टर्स से कर दोगे। तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो आप इसके फैक्टर्स बताओगे 45 और 40। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा 1800, तो यहां से लिखें सर एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे सर सबसे पहले यहां से x, तो ये आएगा x प्लस 45, यहां से कॉमन लेंगे माइनस का 40, तो ये भी बचेगा सर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप कहोगे x की वैल्यू x प्लस 45 और एक x माइनस 45। x की दो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, एक आएगी x इज इक्वल टू माइनस 45 और दूसरे से आएगी, सॉरी यहाँ पे 40 लिखो, माइनस का 40 और एक आएगी प्लस का 40। ठीक है, अब स्पीड कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसे तो हम कर देंगे नेगलेक्ट, एक्सेप्ट क्या करेंगे 40 को। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम बता देंगे सर हमसे स्पीड ही तो फाइंड करने बोल रहा था। सो स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो आंसर आया क्या? यही आपको फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, टू टैप वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, बट ये भी वही रिड्यूसिबल मेथड में आएगा। रिड्यूसिबल मेथड में, पिछला वाला क्वेश्चन भी रिड्यूसिबल मेथड पे था। टू टैप वाटर टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tower can separately fill the tank. कि सर बात क्या हो रही है? कोई एक टैंक है, कोई एक क्या है सर? टैंक है। समझना जरा, फील करना है इस क्वेश्चन को कि सर कोई एक ये टैंक है। अब इस टैंक के अंदर ना दो टैप वाटर लगे हुए हैं, एक है स्मॉलर वाला जिसमें से पानी आता है और एक है लार्जर वाला जिसमें से पानी इनलेट हो रहा है इसके अंदर। एक है स्मॉलर और एक है लार्जर। अब आप खुद सोचो कि सर जो स्मॉलर होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा इस टैंक को फिल करने में, और लार्जर जो होगा वो उससे कम टाइम लेगा, क्योंकि लार्जर वाला टैप है तो उसका डायमीटर बड़ा है तो उसमें से ज़्यादा वाटर एक साथ बाहर आ सकता है, तो वो कम टाइम में इस टैंक को फिल कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ, सबसे पहले देखो, उससे पहले ज़रा क्वेश्चन को फील कर लो आप कि आपको कहता है टू टैप वाटर टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दोनों मिलके 9 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। टुगेदर अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे मुझे दिया हुआ है टुगेदर कितने टाइम में? 9 8 72 और 3 75/8 75/8 आवर्स में ये फिल कर देते हैं, दोनों मिलके 75/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill. कि अगर ये अगर x आवर का टाइम लेता है ना, ये x आवर्स का अगर टाइम ले रहा है स्मॉलर वाला, तो लार्जर वाला उससे 10 आवर्स लेस लेता है। 10 आवर लेस यानी कि सर x माइनस 10 आवर्स का टाइम ये लेता है। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमने कहा सर इसमें टाइम वर्क वाला चीज यहां पे यूज होगी, वो कंसेप्ट यूज होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर वाला टैप है, स्मॉलर डायमीटर वाला, ये इस टैंक को कितनी देर में फिल करता है? सर x आवर में। तो लार्जर वाला इंडिविजुअली ये x माइनस 10 आवर के अंदर फिल कर सकता है। तो 1 आवर में ये कितना फिल कर रहा होगा? कि सर ये 1 आवर में फिल कर रहा होगा इसका 1/x पार्ट। 1/x कि सर टोटल टाइम ये लेता है x आवर का, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर दिया होगा? सर उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x। ऐसे ही लार्जर वाला जो टैप है वो x माइनस 10 आवर में कंप्लीटली फिल करता है, तो 1 आवर में कितना फिल कर दिया होगा? सर 1/x माइनस 10
ठीक है। तो अगर दोनों मिलके इतने टाइम में ये पूरा टैंक को फिल कर देते हैं तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि सर 8/75। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो है कि सर ये दोनों मिलके इतना पार्ट 1 आवर में फिल कर रहे हैं, कि ये स्मॉलर वाला टैप 1 आवर में 1/x पार्ट फिल करता है, लार्जर वाला टैप 1 आवर में 1/x-10 पार्ट फिल करता है, और दोनों मिलके 1 आवर में 8/75 पार्ट इसका फिल कर रहे हैं। बात करेक्ट। चलिए, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। चलो कैसे, सबसे पहले सर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज x-10, ऊपर आएगा सर x-10 प्लस ये x इज इक्वल टू 8/75। x और x ऐड होके बोलो कितने x हो गए सर, 2x-10 अपॉन ये अंदर मल्टीप्लाई होके आप कह दो कि सर ये हो गया x² माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। करेक्ट। चाहो तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो सर 2 ऊपर से कॉमन आएगा, ये x-5 आ जाएगा अपॉन x² माइनस 10x करेक्ट इज इक्वल टू 8/75। अच्छा, आपने ये 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि सर मुझे लगता है ये 2 से ये 8 कैंसिल कर सकता हूँ 4 टाइम्स, हो सकता है ना। देखो हुआ भी तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर रहा था मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेके, 75 इधर गया तो ये आया 75x माइनस 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37, 375 इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x², 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 40x। अब सर सबको एक तरफ कर रहे हैं अगर हम, तो इन सबको उधर भेज देता हूं। तो सबसे पहले है मेरे पास उधर पहले से 4x² माइनस का 40x और ये प्लस का 75 उधर जाके माइनस का 75x, ये माइनस का 375 उधर जाके प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो सकते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, 4x² ये ऐड होके बोलो माइनस का 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब करो इसके रूट्स फाइंड। चाहे तो आप इसमें अप्लाई करो कि सर मैं चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं, या फिर आप इसमें करो फैक्टराइजेशन, कैसे भी करो। आप इसके रूट्स फाइंड करके बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन के अंदर इसके रूट्स क्या हो जाएंगे। अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो इसके रूट्स आएंगे 25 एंड 15/4। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यूज आएगी आपके पास 25 एंड 15/4। अब 15/4 को मैं कर दूंगा नेग्लेक्ट, मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, ये नेग्लेक्ट कर दिया। अगर ये नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या मेरे पास, x की वैल्यू सर 25 बची मेरे पास। अब 25 जो बची ना, तो यहां से हम बोलेंगे स्मॉलर टैप जो टाइम ले रहा है, स्मॉलर टैप अभी मैंने इसको नेग्लेक्ट क्यों किया ये भी आपको रीजन अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। तो स्मॉलर टैप का टाइम हमने x लेट किया था ना, तो x की वैल्यू 25 आवर, और जो लार्जर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है, इससे 10 आवर लेस, यानी कि सर 15 आवर। करेक्ट। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 15/4 आपने क्यों नेग्लेक्ट किया। अगर मैं ये बोलता सर 15/4 भी मैं लेता, ये भी तो टाइम है, टाइम रिफ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो अगर आप सोचते कि सोचना, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू लेता सर 15/4, ये हो जाता क्या, स्मॉलर टैप का टाइम। अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करते तो ये आप क्या कहते हैं सर, ये डिवाइड होके कितना आता, चलो डिवाइड भी मत करो, तो लार्जर वाले टैप का मुझे तो टाइम बता दो। लार्जर वाले टैप का टाइम क्या होता, 15/4 में से 10 माइनस करते कितना बोलते सर, ये माइनस उधर जाके माइनस का 25/4। अब बोलो सर स्मॉलर वाले टैप का अगर टाइम मैं 15/4 लेता, अगर ये वाली वैल्यू लेता, तो लार्जर वाले टैप का टाइम क्या आ रहा है, वो कितने टाइम में फिल कर रहा है, 15/4 नेगेटिव वैल्यू। क्या ये पॉसिबल है कि सर कोई टैप किसी टैंक को क्या नेगेटिव आवर्स के अंदर, कि सर मैं कह सकता हूं क्या कि ये इसको इस टैंक को फिल करने में -2 आवर्स का टाइम ले रहा है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना। तो ये नहीं है, इसीलिए हमने इस वैल्यू को नेग्लेक्ट किया था, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट किया गया। बात क्लियर हुई, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों को, आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। तो हमें दो स्क्वायर की साइड्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैंने एज्यूम किया सर दो स्क्वायर की साइड्स को फाइंड करना ना, तो अगर मैं एज्यूम करूं कि सर एक स्क्वायर लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, भाई दो स्क्वायर हैं और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है, तो पेरीमीटर का डिफरेंस तभी आ सकता है सर जब दोनों में से एक छोटा हो एक बड़ा हो, तभी होगा। तो हम स्मॉलर वाले की द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज x, यूनिट क्या दी हुई है सर मीटर में है, x मीटर हमने लेट किया। तो लार्जर वाले की साइड आपने लेट कर ली सर y मीटर। तो आप मुझे इसका पेरीमीटर बता सकते हो कि सर स्मॉलर वाले का पेरीमीटर कितना होगा सर 4x, और लार्जर वाले का पेरीमीटर क्या होगा सर 4y। तो सर जो लार्जर होगा उसी में से तो स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो इनके पेरीमीटर का डिफरेंस क्वेश्चन में खुद कह रहा है पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। तो आपने लिखा सर इज इक्वल टू कितना 24। अगर 4 कॉमन लिया जाए तो यहां से आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 कॉमन लेके 4 कॉमन लेके अगर मैं 24 में 4 का डिवाइड लगा दूंगा तो ये आएगा मेरे पास कितना 6। तो यहां से आप बताओगे सर x की वैल्यू y की वैल्यू, मैं क्या बताऊंगा सर यहां से अगर y की वैल्यू हम निकालें तो कहेंगे सर क्या x प्लस 6। तो यहां पे आपको पता लगा अगर एक स्क्वायर है, स्मॉलर वाला स्क्वायर है जिसकी साइड है अगर x मीटर, तो जो लार्जर वाला है ना उसकी साइड क्या है सर x प्लस 6 मीटर। अब क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि इनके एरिया क्या कहता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, कि इनके एरिया का स्क्वायर द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, कि इनके एरिया का सम कितना है सर 468। तो एक स्क्वायर के एरिया हम कैसे लिखते हैं सर, अगर साइड x है तो हम स्क्वायर का एरिया क्या बोलेंगे x स्क्वायर, और दूसरी की साइड x प्लस 6 है तो उसका एरिया हम क्या बोलेंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर। इनका सम कितना है सर 468, यही गिवन है। चलो अब इसे जरा सॉल्व करो, तो यहां से ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468 इधर आ जाएगा तो ये लिखोगे सर 2x स्क्वायर प्लस का 12x, ये 468 इधर आ गया तो माइनस करना सर कितना बचेगा, 8 में से 6 कैंसिल करोगे आप, 2 बचेगा, यहां से ये कैंसिल हो गया 3 और ये 4, माइनस 432 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, माइनस 432 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर दूं तो यहां से आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब करो आप इसके फैक्टर्स, क्या फैक्टर होंगे 12 और 18। तो अगर आप इसके जब फैक्टर्स निकालोगे तो यहां से 12 और 18 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालोगे फर्स्ट 2 टर्म में से तो x कॉमन आया, ये x प्लस 18, देन यहां से माइनस का 12 कॉमन लिया तो ये x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो बोलो यहां से आपके पास x प्लस 18 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की दो वैल्यूज, एक है 18 माइनस का और दूसरी आ गई प्लस का 12। अब x आपने क्या लेट किया था, साइड की लेंथ। अब साइड की लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये वाली जो वैल्यू है इसे आप कर दोगे नेगलेक्ट, एक्सेप्ट करोगे ओनली 12 को। तो साइड की लेंथ क्या हो गई, स्मॉलर वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ हो गई कितनी सर 12 मीटर, और जो लार्जर वाला स्क्वायर है उसकी लेंथ क्या हो गई, साइड की लेंथ 18 मीटर। ये इसका आंसर, बोलो हुआ सॉल्व। तो ये हमने एक्सरसाइज 4.3 को कवर कर दिया, एक्सरसाइज 4.3।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी नेचर ऑफ रूट्स, एक्सरसाइज 4.4। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करें अपनी एक्सरसाइज नेचर ऑफ रूट्स पे जरा बात करते हैं। तो अगर देखें बच्चों, जो आपने प्रीवियसली भी देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें ये हम पढ़ते थे माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी से, जिसकी वैल्यू हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? देखो इसकी वैल्यू तीन तरह से हो सकती है सर, जरा देखें। इससे अगर मैं बोलूं कि हो सकता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 तो इस केस में तो ये 0 ही है, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 के इक्वल। और अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है सर, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट डी की नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, अंडर रूट में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताते हो सर 5। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे अंडर रूट में -25 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं सर, क्योंकि अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लिखते। अंडर रूट में हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू का ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट एक पॉजिटिव वैल्यू का ही कैलकुलेट होता है, तो नेगेटिव वैल्यू का कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू, यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिख रहे हैं, डी, और डी की वैल्यू अगर सपोज थर्ड केस में जब आप देख रहे हो नेगेटिव है, तो उसका मतलब हम यहाँ पे तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे तो इस केस में जो रूट्स होंगे ना, वो दोनों कैसे होंगे सर, नो रियल रूट्स। हम कहेंगे सर कोई भी रियल रूट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्लियर हुई, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ओके, अगर इक्वल टू 0 हो जाए, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वैल्यू अगर मैं 0 के इक्वल कर दूं, देखो सर यहां पे कि माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू अगर सपोज आपने 0 लिख दी अपॉन 2a, तो यहां से आप क्या बोलोगे सर, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। यानी कि सर मेरे पास दो रूट आएंगे, एक बार माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और एक बार आएगा सर माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो दोनों रूट जो होंगे सर कैसे होंगे, इक्वल। कौन से, माइनस का b अपॉन 2a, यहां से भी माइनस का b अपॉन 2a। तो जब ये डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहां पे आपके टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स पे हम बात कर रहे हैं कि हम जैसे बात कर रहे थे ना अभी सर, रूट्स हम कैलकुलेट कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपने देखा थर्ड केस में नो रियल रूट्स, सेकंड केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आप बोलोगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन अगर ये रियल इक्वल टू 0 नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, तो उस केस में हम कहेंगे सर जो रूट्स होंगे ना वो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, हम क्या बोल देंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स कह दो, या टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये हम कहेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब इसी पे बेस देखो क्वेश्चंस आपसे किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये बोलता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि सर डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है सर 2, b की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 3 और c की वैल्यू कितनी है सर 5। अब ये तीनों वैल्यूज अगर मैं यहां पुट कर दूं तो b की वैल्यू आप पुट करके माइनस का 3 इसका स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, -4 टू 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 5 टू 10, ये माइनस का 40। आप देखोगे क्या वैल्यू आ रही है सर माइनस का 31 लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो आया वो कैसा आया सर, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू। और जब नेगेटिव होते हैं तो हम बोलते हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट का जो नेचर कैसा होगा, हम बोलेंगे सर यहाँ पे नो रियल रूट्स, हम बोल देंगे सर यहाँ पे नो रियल रूट्स। बात क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया।
अगला देखो इसी तरह के और क्वेश्चंस की, यहाँ पे जैसे ये वाला आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको चेक करना है, तो यहाँ से आप बताओगे सर डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बोलो बी की वैल्यू क्या है सर, माइनस का 4√3, माइनस 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 4, सॉल्व करना जरा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 16 और ये 3 से मल्टीप्लाई करके 48, बोलो ये आ गया सर 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट डी तो 0 के इक्वल आया, तो हम कहेंगे सर यहां पे नेचर कैसा होगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या बोलेंगे सर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। आप चाहो तो इसके रूट्स फाइंड भी कर सकते हो, कैसे सर, देखो ना, हमने अभी तो पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं ये √d लिख देता हूं अपॉन 2a, जरा पुट करना यहाँ पे वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाला था 0, तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है सर 3, सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा माइनस 4√3 अपॉन 6, कैंसिल कर दो इसको सर, देखो ना ये कैंसिल हो जाएगा, पहले अगर मैं इसे 6 भी नहीं लिखता तो और ज्यादा समझ में इजी आता, देखो सर कैसे, ये देखो ना, अभी अगर मैं यहाँ लिख दूं सर 2 इंटू 3, तो 2 से ये पहले कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ओके, 3 से ये कैंसिल, तो बोलो क्या बचेगा, माइनस का 2 अपॉन √3, अब ये 2 बार लिखा जाएगा माइनस का 2 अपॉन √3, तो 2 रूट्स आए और दोनों रियल हैं और साथ में इक्वल भी हैं, ये इसका हमने रूट भी फाइंड करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपको इक्वेशन दी हुई है तो कैलकुलेट करके बताओ डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो जरा बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 4, इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, पुट करो जरा सॉल्व करके, माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू माइनस का 8 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव आया आप देख रहे हो नेगेटिव आया तो नेचर कैसा होगा सर, दोनों कैसे होंगे सर, नो रियल रूट्स, हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 2x स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, एक बार चेक कर लो, माइनस 4 a की जगह 2 और ये 3, 4 टू ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये माइनस का 8 विच इज लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, तो ये नो रियल रूट्स इस केस में हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। अब की बार आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और बोला है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, तो आपको पता है अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट d तो 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा यानी कि सर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, भाई d की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac और ये इक्वल टू 0, इस 4ac को उधर ले लूं तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac लिखेंगे। अब बताओ b की वैल्यू क्या है सर k, b की जगह क्या लिखूंगा सर k, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह क्या लिखेंगे सर 2 और c की जगह 3, तो a की जगह 2 और c की जगह 3, सॉल्व करना जरा कि सर k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो k की वैल्यू क्या आएगी सर, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 को मैं क्या पढ़ सकता हूं सर 4 इंटू 6 जिसका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आप लिखोगे 2 अंडर रूट में 6 प्लस माइनस 2√6 प्लस माइनस 2√6, 4 देखो ना, इसको एक बार लिख देते हैं, 24 को अगर मैं लिखता ऐसे कि सिर्फ इसको लिख सकते थे 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और ये √6 एज इट इज हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट के की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस केस में भी आप यहाँ के की वैल्यू फाइंड करो, दोनों इक्वल रूट्स हैं, सेम सिनेरियो। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, आप इसे सॉल्व करो। तो के को x से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 के एक्स और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहां पे लिखोगे इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट डी अगर 0 के इक्वल है तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो बी की वैल्यू -2 के, 4a की वैल्यू के, c की वैल्यू 6, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k इंटू 6। 4 से 4 गया, k से इसके एक पावर कम, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6। ये इसका आंसर कितना सिंपल है, कितना सिंपल। अगर आपको कंडीशंस याद है तो कितने इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और कैसे पूछे जाते हैं। ये तो हमने नेचर ऑफ रूट्स पे बात कर रहे थे। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. कि आपसे देखो इस तरह की कंडीशंस भी पूछी जाती है कई बार, कि आपसे बोल रहा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ये पॉसिबल है अगर कि उसकी लेंथ जो है वो क्या हो, ब्रेडथ की ट्वाइस हो। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होगा, इसमें सर लेंथ और क्या होगा सर ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो अगर मैं ब्रेड्थ को मानता हूं सर x यूनिट लिख दूं सपोज सर मीटर, तो लेंथ कहूंगा सर क्या उसकी ट्वाइस यानी कि सर 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है इसका एरिया कितना है सर 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है सर, एरिया हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर और एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि सर x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। अगर यहां से लिखें तो सर यह आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहां से सर अगर मैं देखूं तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्या सही है। और अगर आप इसको एक तरफ लोगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या ये बनाना पॉसिबल है, सबसे पहले तो इसका आंसर करना है। तो पॉसिबल तो तब होगा ना जब इस x की वैल्यूज आएगी, और x की वैल्यूज तो सिर्फ दो ही केस में आती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट d या तो ग्रेटर देन 0 हो या डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 आ जाए, दो केसेस में होती है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो सर a की वैल्यू तो 1, b क्या होता है सर x का कॉफिशिएंट वो कितना है सर 0 है, 0 और c कितना है, c इज इक्वल टू कितना है सर माइनस का 400। तो ये सब वैल्यूज अगर मैं यहां पुट करें तो सर क्या लिखेंगे b स्क्वायर, b की वैल्यू तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है सर 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 400। जरा सॉल्व करना, माइनस माइनस प्लस सर 400, 4 को 4 से 1600 सर आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जो आई ना वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स होंगे, टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स यहां पे आएंगे। अब रियल रूट्स आएंगे तो सर फाइंड करके बता दो, आप फाइंड करके बता दो। सर यहां से देखो अगर मैं लिखता x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 तो x की वैल्यू क्या निकालते सर प्लस माइनस स्क्वायर रूट करने पे आप बोल दे सर x की वैल्यू प्लस माइनस 20 ये हो जाती। अब आपने x क्या लेट किया था सर लेंथ को, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या सर, x की वैल्यू यहां पे मेरे पास दो आती है, एक प्लस का 20 और एक माइनस का 20, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती ना, लेंथ है। लेंथ अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो फिर आप बोलोगे सर ये लेंथ जो होगी ना, लेंथ इज इक्वल टू 2x यानी कि सर 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये भी तो पूछा गया है ना कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप मुझे फिर लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करके बताओ, तो मैंने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करके भी बता दिया। क्वेश्चन क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क
of perimeter 80 meter and area 400 meter square. If so, find the length and breadth. कि अगर कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो आपसे बोल रहा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर हो. पेरीमीटर सर, अगर मैं लेंथ, सपोज लेंथ और ब्रेड्थ मुझे ये नहीं पता, तो मैं अगर लेंथ को L से ब्रेड्थ को B से लिखता हूं तो पेरीमीटर मुझे गिवन है 80 मीटर. तो बोलो आप इसका पेरीमीटर कैसे लिखोगे सर? 2L प्लस B इज इक्वल टू 80. अगर 2 इधर डिवाइड में भेज दूं तो यहां से आएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40. करेक्ट, करेक्ट बात है. तो अगर मैं यहां से सपोज करूं कि सर सपोज लेंथ जो है वो x है तो ब्रेड्थ जो है वो कितनी होगी सर? यहां से देखो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या लिखोगे सर? अगर हम यहां पे लेट करें लेंथ इज इक्वल टू x, देन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 माइनस x. 40 माइनस x, करेक्ट, 40 माइनस x मीटर. यही तो हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर ये कंडीशन है तो आप देखो क्वेश्चन में देता है एरिया इनका कितना है 400 मीटर स्क्वायर. तो लेंथ अगर ये है x, ब्रेड्थ अगर 40 माइनस x है तो एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कहूंगा x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना सर? 400. करेक्ट. तो आप यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये कितना हो गया सर? 40x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. तो यहां से सॉल्व किया जाएगा सर. ये सब एक तरफ लिया तो ये x स्क्वायर माइनस का 40x और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0. तो सर क्या ये पॉसिबल है? अब ये पॉसिबल है ये तो तब पता लगेगा सर जब डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा इसका. तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करते हैं. इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ए बी की वैल्यू माइनस का 40 इसका स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400. सॉल्व करना जरा कि सर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00. ये माइनस 4 इंटू 4 16 और ये 00. सर ये तो 0 आ गया. डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 और डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू अगर 0 होती है, जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो हम कहते हैं सर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. अब आप फाइंड कर सकते हो कि सर होंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है. तो अगर पॉसिबल है तो आप फिर इसमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करके बताओ. तो देखो सर अगर मैं इसे लिखूं, ये इक्वेशन जो गिवन है x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस प्लस का 400 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसमें लिखोगे तो जरा देखो क्या मैं इसे x माइनस 20 का होल स्क्वायर पढ़ सकता हूं? जरा देखना क्या इसका स्क्वायर करें x माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो क्या ये सेम इक्वेशन देगा? देखो अगर ये मिल गया आपको तो यहां से आप कहोगे सर 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, एक x माइनस 20 और दूसरा भी x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दोनों ब्रैकेट से सेम वैल्यूज आएगी x की 20 एंड 20. तो यहां से आपने फाइंड कर दिया कि सर लेंथ जो हमने लेंथ करी थी ना x, तो यहां से बता देंगे सर लेंथ इज इक्वल टू कितनी सर? 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना? वो भी 40 माइनस एक्स यानी कि 20 मीटर. बोलो समझ में आया? कर दिया आपने. एक्सरसाइज 4.4 पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने कर दिए. तो आई होप बच्चों आज के सेशन में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉट में अच्छे से रिवाइज किया है, सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.